एक गांव में कुंवारा कमल नामक एक आदमी था। उसके माँ बाप जितने भी रिश्ते उसे दिखाते थे, वो उनमें कोई ना कोई खामी दिखा के रिश्ता रद्द करता था। ऐसे एक दिन जब पड़ोसी गांव में एक रिश्ते देखने जाते हैं, तो लड़की को उसकी तरफ आते देख कहता है, हाँ, लड़की के चलने का ढंग ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। ऐसे वहाँ से सबको लेके चला जाता है। जब दूसरा रिश्ता देखने गए तो लड़की की सुंदरता देख सभी खुश होते हैं। कमल और वो लड़की जब अकेले बात करने जाते हैं, तब आप बहुत ही सुंदर हैं, आप भी। उस लड़की की आवाज सुनते ही वो वहाँ से भाग जाता है। कमल को देख उसके माँ बाप उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। ऐसे कमल अपने माँ बाप के दिखाए हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी दिखा के मना कर देता है। कमल का ये व्यवहार उनके माँ बाप को परेशान कर देता है। कमल के रिश्तेदार और दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए कुंवारा कमल के नाम से बुलाने लगे। ये सब देख उसके माता पिता भी ठान लेते हैं कि कुछ भी करके कमल को एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ शादी करवा के ही रहेंगे, और सिर्फ इसी काम में लग जाते हैं। उसी समय में एक दिन जब कमल के पिता अखबार पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक लड़की का तस्वीर दिखता है। उसे देख सोचते हैं, इस लड़की को कहीं तो देखा है मैंने, और उस समाचार को पढ़ना शुरू करते हैं। रिश्ता देखने आकर चाल के डंक को देख इनकार करने पर उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। हाय राम, कहीं ये मेरे बेटे के वजह से तो नहीं हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, यहाँ आओ जल्दी। ऐसे उसकी पत्नी को बुला के कहता है, इस लड़की को देखो, याद आया? ये लो, उसके नीचे जो लिखा है वो पढ़ो। उनके पढ़ते हुए समय में एक तेज हवा अचानक उनके घर में आता है। इतना तेज कि पर्दे जोर से हिलते हैं, सामान नीचे गिर जाते हैं और खिड़कियां खड़खड़ाते हैं। ये देख कमल के माता पिता दोनों कांपने लग जाते हैं और डर के मारे वहीं नीचे बैठ के इधर उधर देखते हैं। सुनिए, कहीं वो लड़की भूत बन के हमसे बदला लेने यहाँ तो नहीं आएगी ना? मुझे भी उसी बात का डर है लक्ष्मी। उसी समय में कमल घर आता है। माँ, पापा, इधर देखिए। ऐसे कह के गले में हार पहने शादी करके एक लड़की के साथ आता है। दिखने में तो वो लड़की बहुत सुंदर और सुशील थी और तुरंत अपने सास ससुर को पसंद आती है, मगर पहले से ही डरे हुए उसके माँ बाप बहू को अंदर भिजवा के अखबार में देखी सारी समाचार कमल को भी दिखा के जो कुछ भी हुआ उसे समझाते हैं। नई नवेली दुल्हन अंदर जाके गले से फूल का माला निकालती है। जब अपने आप को आईने में देखती है तो एक डरावना भूत का चेहरा होता है। हा हा हा, जिस लड़के को मैंने चाहा और जिसने मुझे मेरे चलने के ढंग देख इनकार किया, उसी से मैंने खुद शादी के लिए पूछने पर मजबूर किया। अब जो मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, सबको सबक सिखाऊंगी। जब तक मैं इनसे बदला ना लूं, तब तक मेरी आत्मा यही इनके साथ रहेगी। हाँ। ऐसे फैसला करके तब से किसी को दिखे बिना आत्मा के रूप में उस बहू के देह में घुसकर सबको डराना शुरू करती है। कमल के पिता जब अखबार पढ़ रहे थे तो उस अखबार के पेजों को तेजी से उड़ाना। कमल जब पानी पीने के लिए ग्लास लेने जाता है तो उसे दूर करना ताकि वो उसे पहुंच ना सके। कमल की माँ जब एक फूल का माला लगाती है तो इसे एक हड्डियों का माला बना देना। कमल के पिता जब अपने बाल को कंघी करते हैं तो उनके हाथों से ही उस कंघी से उनके सिर पर मारना। कमल की नींद को खराब करने उसके बगल वाले मेज पे सांप और मेंढकों को छोड़ देना। ऐसे हर रोज कुछ ना कुछ करती थी। कमल के परिवार को कुछ नहीं समझ आने पर पागल हो जाते थे। जब सब मिलके बात करते हैं कि घर में हो रहे घटनाओं से कैसे बचे, तभी उनके बहू के देह में भूत घुस के
लंबे बाल और डरावने आवाज से कहती है, हा हा हा, मेरे चलने के ढंग का कारण देकर मुझे ही इनकार करोगे तुम? मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए ऐसे कह दिया मैंने। कृपया हमारे बेटे को छोड़ दो, गलती हमारी है। चुप! तुम्हारे बेटे की इनकार करने पर तुम लोग भी तो मान गए। अब क्यों नाटक कर रहे हो? हाँ? जब तक मैं तुम लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगी, मेरी आत्मा की शांति नहीं होगी। भुगतो, भुगतो! हा हा हा। ऐसे उन लोगों को अलग अलग प्रकार से डरा डरा के उनमें बदलाव लाती है। जब उसे यकीन आता है कि वो लोग उनके बहू का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तब उस लड़की का देह छोड़ के आसमान में एक तारा बन जाती है। एक लंबे समय पहले एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रंगैया और विमला नामक पति पत्नी रहते थे। रंगैया को उसके पिता का दिया हुआ एक खेत था। वो उसी में खेती करके फसल उगाता था। वो एक सुनहरा गर्मी का मौसम था। उसका फसल खेत में ही था, इसीलिए उसने फैसला किया कि फसल को जब तक खेत से नहीं निकालेगा, तब तक वो खेत में ही सो जाएगा। विमला, विमला! हाँ जी, क्या हुआ? आज से जब तक फसल मेरे हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं खेत में ही सो जाऊंगा। ठीक है जी, ख्याल रखिए। ऐसे रंगैया उसके खेत में सोने जाता है। गर्मी की मौसम होने पर खेत में ठंडी हवा चल रही थी और वो आराम से सोता है। आधी रात को अचानक पायल की आवाज सुनाई देने पर वो जाग उठता है। चारों ओर देखता है और कोई ना दिखने पर वापस सो जाता है। थोड़ी देर में वापस उसे पायल की आवाज सुनाई देने पर डर के मारे जाग उठता है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे जब चारों ओर देखता रहता है तो पायल की आवाज फिर सुनाई देती है। तब उसे एक परछाई पीछे दिखती है तो उस तरफ मुड़ता है। दिखने में भयानक एक भूत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे देख, बाप रे, भूत, भूत! ऐसे डर के मारे चिल्लाते हुए बिना पीछे मुड़े घर की ओर भागने लगता है। वो भूत सिर्फ आधे रास्ते तक उसका पीछा करती है। जल्दी से भाग के घर पहुंच जाता है। विमला, विमला, जल्दी दरवाजा खोलो, भूत मेरा पीछा कर रही है। ऐसे जोर से दरवाजा खड़खड़ाता है। अपने पति की आवाज सुनकर विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है। तुरंत रंगैया अंदर आके दरवाजा बंद करके कांपने लगता है। क्या हुआ जी, क्यों डर रहे हो? तब वो जो भी हुआ उसे बताता है। भूत क्या सच में होता है जी? आप नींद में खुद की परछाई देख डर गए होंगे। कुछ मत सोचिए और सो जाइए। ये कह के चली जाती है। उसकी पत्नी उसके बातों का यकीन ना करने पर वो कुछ नहीं कह पाता है और चुप रह जाता है। क्या मेरी पत्नी सही थी? मैं क्या अपने ही परछाई से डर गया? लेकिन मैंने तो उस भूत को मेरे सामने खड़े होते देखा है। ऐसे सोए बिना पूरी रात सोचते ही रहता है। खेत में फसल के बारे में छोड़कर डर के मारे बेचारा घर पे ही रहता है। सुनिए, रात होने वाली है जी, आप क्या खेत नहीं जाएंगे? अगर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि मुझे खेत जाने से डर लग रहा है, तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उस खेत में अगर सच में ही भूत है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं जाके आऊंगा। ऐसे अपनी पत्नी से कह के उसके खेत जाता है। मेरे पत्नी से मैंने ऐसे बात किया जैसे मुझे कोई डर नहीं है, पर अभी खेत जाके मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? ऐसे डरते हुए खेत जाता है। घबराते हुए खेत के चारों ओर देखता है। अब तो खेत में कोई नहीं दिख रहा, पर शायद कल की तरह सोते समय में पायल की आवाज सुनाई देगा। ऐसे सोचता ही है कि उसके सामने वही भूत आके खड़े हो जाती है। कल तो तुम बच गए, पर आज मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? हा हा हा। ऐसे
जोर से हंस के रंगैया को गायब कर देती है। सुबह हो गया, मेरे पति अब तक लौट के क्यों नहीं आए? ऐसे अपने पति का इंतजार करती रहती है, पर शाम होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौट आए, वो सोच में पड़ जाती है। क्या खेत में वाकई भूत है? क्या उसने ही मेरे पति को कुछ कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पर मेरे पति कहाँ गए? मुझे जानना ही होगा। ऐसे सोचते रहती है। आज रात को मैं अपने पहचान के आदमी से खेत का चौकीदारी करने कहूंगी। अगर वो भी लौट के नहीं आया तो फिर इसका हल सोचूंगी। ऐसे फैसला करके विमला अपने पहचान के एक आदमी को खेत की चौकीदारी करने भेजती है। पर जब वो आदमी भी सुबह लौट के नहीं आता है, तब घबरा के सोचने लगती है, क्या मेरे पति की बातों के मुताबिक वहाँ एक भूत है? जिस आदमी को मैंने चौकीदारी करने भेजा, क्या उसको भी भूत ने कुछ कर दिया? अब मैं इस समस्या का हल कैसे ढूंढूंगी? ऐसे सोचकर खेत को जा रही थी, जब रास्ते में उसे एक तितली कांटों के बीच फंसे हुए नजर आती है। उसे उन कांटों से आजाद करते ही वो तितली एक देवता के रूप में बदल जाती है और उसके सामने प्रकट होती है। ये सब देख विमला आश्चर्यचकित हो जाती है। एक साधु की श्राप के वजह से मैं एक तितली बन गई। मुसीबत के समय में तुमने मेरी मदद की है और इसी कारण मैं देवता का रूप वापस पाई हूँ। इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये देवता तो मेरी मुसीबत का पक्का हल निकालेगी। मेरे पति को उस भूत से आजाद करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये एक मौका है। ऐसे वो उस देवता को सब कुछ बताती है। उस भूत से मेरे पति को बचा के उस भूत को हमेशा के लिए हमारे खेत से भिजवाने का हल बोलिए माता। ठीक है, मैं जो कहूँगी वो कर सकोगी ना? हाँ, जरूर करूँगी। ऐसे कहने पर देवता विमला को एक मंत्र बोलती है। मैंने जो मंत्र कहा है वो तुम्हें उस भूत को देखने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करके मन में कहना होगा। तब वो भूत तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और उस भूत से तुम छुटकारा पा सकोगे। ऐसे कहने पर वो खुशी से अपने खेत जाके रात होने तक वहीं रुकती है। आधी रात को उसे अचानक पायल की आवाज सुनाई देती है। कहीं से तो पायल की आवाज आ रही है। भूत को देखते ही मुझे उस मंत्र को कहना होगा। ऐसे सोचते ही कुछ दूरी में उसे एक परछाई दिखती है। उसी तरफ मुड़ने पर वो भूत उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। उस भूत को देखते ही वो अपने मन में उस देवता के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपने मन में कहती है। उससे वो भूत गायब हो जाती है। अपने पति के साथ ही वो चौकीदार भी आजाद हो जाते हैं। उस भूत से छुटकारा पाने के लिए सभी विमला का अभिनंदन करते हैं और सभी खुश होकर वहाँ से घर चले जाते हैं। उस खेत से भूत का चले जाने पर रंगैया आराम से खेती करके फसल उगाते हुए खुशी से जीता है। एक लंबे समय पहले एक ऊंट चलाने वाला था। रेगिस्तान में सफर करने वालों को ऊंट पे उनके चहीदे स्थान पे छोड़ देता था। उसका नाम परितम था। हर रोज वही काम करता था, उन्हें लेके जाना और वापस ले आना। आए हुए पैसों से अपना जीवन बिताता था। एक दिन एक अमीर परिवार परितम से उनके यात्रा की सारी जानकारी लेकर, जैसे उनके जाने की और रहने की जगह, उससे उसके ऊंट पर 2 हफ्ते घूमने की सौदा करते हैं। बाबू, मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ के सारे प्रदेश दिखाना चाहता हूँ। कम से कम 2 हफ्तों के लिए तुम्हें हमको घुमाना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ, 500 सोने के सिक्के? 2 हफ्तों के लिए जाऊंगा तो 1 साल के काफी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे फैसला करके परितम तुरंत उन लोगों का सौदा स्वीकार करता है। दूसरी तरफ परितम की माँ उसे जाने से मना करती है। बेटा, पैसों की लालच में ऐसी खतरनाक यात्रा करना क्या जरूरी है? उनके कहे प्रदेशों को पर्यटक साधारण रूप से नहीं जाते हैं। ऐसे कहने पर भी उनका बेटा नहीं सुनता है। माँ की बात को टालकर पैसों की लालच में अगले ही दिन उस अमीर परिवार के साथ यात्रा प्रारंभ करता है। परितम ऊंट पे 2 लोगों को बिठा के ऊंट
पकड़ के चलते रहता है। बाकी के लोग बाकी ऊंटों पे बैठ के उनके पीछे आते रहते हैं। बाकी के ऊंट को चलाने वाले सारे परितम की आज्ञा का पालन करते हैं। वो सारे परितम के पास मौजूद नक्शा की सहायता से चलते रहते हैं और जब रात होती है तो वहीं रुक के सो जाते हैं। अगले दिन परितम यात्रा की सारी तैयारी करके, जल्दी आओ सभी, देर हो रही है, ऐसे सभी को बुला के किस दिशा जाना है ये देखने अपना नशा ढूंढने लगता है। उसके बैग में और जेब में ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ये बात उसे परेशान कर देती है। परितम को अपना ऊंट आगे ना ले जाना देख अमीर आदमी कहता है, क्या हुआ परितम, सब कुछ ठीक तो है? अगर नहीं है तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे प्राण भी। डर के मारे परितम नक्शे के बिना ही उन्हें कोई भी दिशा लेके जाता है। ऐसे चलते हुए वो एक प्रदेश पहुंचते हैं। सारे मिट्टी के घर ढह गए होते हैं। दिखने में भी वो प्रदेश बहुत पुराना था। इन सब से अलग उस प्रदेश में एक बड़ा राक्षस का प्रतिमा था जो बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ये सब देख के जब वो परिवार वाले पूछते हैं कि कहाँ है, तब परितम कहता है कि वो एक विशेष जगह पहुँचे। सुनिए सुनिए, अब से पहले मैंने किसी को भी इस विशेष प्रदेश में नहीं लाया हूँ, ताकि अब आप ये देख के आश्चर्यचकित हो जाए। आज हम सबकी किस्मत अच्छी है क्योंकि हम बहुत दूर सफर करके यहाँ पहुँचे। ऐसे झूठ बोलता है। हाँ, ये जगह दिखने में बहुत पुराना है और नष्ट किया हुआ लग रहा है। इसमें क्या विशेषता है? आपके आगे जो प्रतिमा है वो आदमी शहर को चलाता था। ऐसे कहते हुए उस प्रदेश के अंदर चलते हैं। उस शहर में मौजूद चीजों को देख परितम खुद की एक कहानी बनाकर वो ही सबको कहता है। और तभी उन पर्यटकों में से एक, हाँ, सच में इस दस्तावेजों में लिखा है कि इस प्रतिमा के आदमी ही इस शहर को चलाता था। ओह, मेरा सोच कभी गलत नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। ऐसे वो खुद की तारीफ करता है और उस प्रदेश के बारे में कहते रहता है। यहाँ सब कुछ चांदी या लोहा या इस्पत नहीं बल्कि सोने का बना है। ये सुन के पर्यटक कहता है, अरे हाँ, मुझे यहाँ एक सोने का डब्बा मिला है। सोने का डिब्बा? ये प्रदेश कौन सा है? यहाँ के सारे लोग कहाँ गए? ये ऐसे पुराना क्यों हो गया है? यहाँ के लोग कपड़े भी सोने के ही पहनते थे, उनके घर सोने के बने थे और ये एक सोने का शहर था। परितम के दिल को तो पता था कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन वहाँ के सारे लोग उसकी बातों का यकीन कर रहे थे और जो भी चीज उन्हें मिला वो उठा के ले रहे थे। कुछ ही देर में वो प्रदेश परितम के बातों के अनुसार ही सोने में बदल जाता है। नष्ट हुए मिट्टी के घर पुराने जैसे बन जाते हैं। ये देख पर्यटक और परितम दंग रह जाते हैं। प्रतिमा भी सोने का बन जाता है और चलना शुरू करता है। ये देख सभी वहां से भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। ओए परितम, तुम्हारे ही बातों के अनुसार मैंने यहाँ सब बदल दिया, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो सच है। इस सारी दुनिया में किसी को भी इस प्रदेश के बारे में नहीं पता, तो तुम कैसे जानते हो? यहाँ क्यों आए हो और ये सब कौन है? ऐसे वो प्रतिमा परितम को सवाल पूछता है और तभी उस प्रतिमा से छोटे छोटे भूत बाहर आके वहाँ के सारे लोगों को बंद कर देते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस प्रदेश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, मैंने अपना नक्शा खो दिया। इस अमीर आदमी के धमकाने की ही वजह से मैंने बिना सोचे कोई भी रास्ता को चुन लिया और वो रास्ता हमें यहाँ तक ले आई और कोई प्रदेश भी नहीं दिखाई दिया, इसीलिए हम यहाँ आ पहुँचे।
300 साल से कोई भी इस प्रदेश तक पहुंच नहीं सका, तो तुम्हें ये कैसे मुमकिन हुआ? आके हम सबको जगाया तुमने। तुम्हारा अब क्या करें? तुम सबकी जान ही हमारी तोहफे होंगे। ऐसे जब इन सबको पकड़ने की कोशिश करता है तो परितम ऊंट पे उपयोग करने वाला डंडा लेके उस प्रतिमा के सिर से अंदर घुस आता है। ऐसे करने के तुरंत ही सब कुछ पहले जैसे बन जाता है। जो सोने के चीजें उन पर्यटकों ने उठाया वो सब वापस मिट्टी के बन जाते हैं। एक लंबे समय पहले अत्तापुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। भागवती का पति ना होने पर भी अपने बेटे को बहुत लाड से बड़ा करके शादी करवाती है, लेकिन बहू कठिन होने के कारण सास की बात आसानी से नहीं मानती थी और पति को भी शांति से रहने नहीं देती थी। बहू, क्यों हर रोज उससे लड़ती हो? मिलजुल के रह सकती हो ना? ऐसी व्यवहार तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है। धमकी दे रही हो क्या आप? दिन प्रतिदिन आपकी धमकियां बढ़ रही हैं। चुपचाप कृष्णा रामा कहते हुए एक कोने में रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे अपना राज चलाने की कोशिश करती थी। थक के घर आए हुए पति को पानी देकर आराम करवाने के बजाय अपने सास के बारे में बुराइयां करती थी। ये देख भागवती सिर पकड़ के कहती है, हे भगवान, मुझे ऐसी बहू देकर किसी को भी शांति नहीं दिया आपने। ऐसे हर रोज बहू का व्यवहार देख दुखी होती है। दूसरी तरफ, छे, इस बुढ़िया के वजह से कोई शांति नहीं रही मेरी जिंदगी में। जब तक ये मर ना जाएगी ना, मैं खुशी से नहीं रह पाऊंगी। ये सोच के अगले ही दिन उसके पीने के चाय में जहर मिला के उसे पिलाती है। पिलाने के बाद, सासू माँ, फूल काट के आएंगे, चलिए ना। ऐसे हाथ में फूलों के लिए टोकरी लेकर कोई ना रहने के जगह ले जाती है। देखिए ना, यहाँ कितने अलग प्रकार के फूल हैं, काट के आइए। आप ना उधर जाइए, मैं इस तरफ जाती हूँ। ऐसे कह के उसकी सास को वही छोड़ के चली जाती है। भागवती फूल काटते हुए कमजोर होकर शरीर में पूरा पसीना आकर मुंह से जहर बाहर आके जमीन पे गिर जाती है। गिरने के कुछ ही देर में भागवती की आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है, सफेद साड़ी में, पैर के बिना, खुले बाल के साथ। अपने आप को नीचे पड़े हुए देख सोचती है, हाँ, ये क्या? मेरी शरीर वहां क्यों है? मैं क्यों ऐसे हूँ? ऐसे नीचे गिरे हुए शरीर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन छू नहीं पाती है और ये उसे अजीब लगता है। तब उसे समझ में आता है कि उसको क्या हुआ, पर उसे ये जानना था कि उसकी आत्मा अब भी धरती पे क्यों है और इसीलिए उसके घर जाती है। तब उसका बेटा उसकी बहू से, माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। मुझे क्या पता, आप जाके ढूंढिए ना, जैसे आपकी माँ मुझे बता के थोड़ी जाती है। ये सुन के उसको शक आता है कि बहू को बेटे से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी और इसी कारण घर में बहू के व्यवहार पे नजर रखना शुरू करती है। रसोई घर में जब चाय के कप के बगल में जहर को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी बहू ने ही उसे मार दिया। ऐसे वो उसकी बहू की सच्चाई को जान पाती है और तब वो उसकी बहू को सुधारने का फैसला करती है ताकि उसका बेटा तो खुश रहे। बेटा भागवती को ढूंढते हुए बाहर जाता है, मगर बहू तो अपने काम में ही व्यस्त रहती है। बहू को खाना बनाते देख भागवती बर्तन में सांप और छिपकलियां डालती है। खाने में ये सब देख बहू घबरा के वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वापस खाना बनाती है तो भागवती उनपे उसकी शक्ति का उपयोग करती है। जब बहू खाना को परोसने उनका ढक्कन खोलती है तो उनमें सिर्फ पत्थर होते देख दंग रह जाती है। कपड़े धोते वक्त
जब कपड़ों को पानी से बाहर निकालती है तो भागवती उस पानी को गटर का पानी बना देती है। तब तक जितना मेहनत उसने लगा के उन कपड़ों को धोया, एक बार उस गटर के पानी से उनको निकालते ही वो दंग रह जाती है। फिर उनको रगड़ रगड़ के वापस धोने की कोशिश में उन कपड़ों को छेद हो जाते हैं। जब वो अपने बालों को कंघी करती है तो भागवती अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके बालों को काट देती है। जब कंघी करते वक्त बालों का कट के हाथ में आना देख वो घर से बाहर भाग जाती है। उसी समय उसका पति अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ के वापस घर लौटता है। पति को देख कहती है, सुनिए, जब से आप बाहर गए इस घर में अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। छी, बस करो तुम्हारे झूठ। पहले ये बोलो कि तुम सुबह माँ को कहाँ ले गई। पति के ऐसे सवाल करने पर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। पर कहीं ये बुढ़िया मर तो नहीं गई, भूत बन के बदला तो लेने नहीं आई ना। आप अंदर जाइए, मैं उन्हें ले आती हूँ ना। ऐसे कह के वो वहीं जाती है जहाँ उसने अपनी सास को छोड़ा था। जाने के बाद उसे भागवती मुर्दा दिखती है। तब वो नाटक करते हुए रोती हुई घर आती है। बहू की सारी नाटक देख रही भागवती उसकी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे करती है कि बहू के बार बार कहने के बावजूद बेटे को कुछ नहीं सुनाई देता है। माँ कहाँ है, कुछ पता चला? माँ को अपने साथ लेकर अकेले क्यों छोड़ आई हो तुम? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? ऐसे उस पर चिड़चिड़ाता है और वहाँ से चले जाता है। भागवती इस सब को देख सोचती है, मेरी लाश का अंतिम दान हो गया तो मेरी आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। उससे पहले ही मुझे अपनी बहू को एक सबक सिखाना होगा। ये फैसला करके अपनी बहू के पास जाती है। पूरे घर में जोर की हंसी, चीखें, खिड़कियों का खड़खड़ाहट, तेज हवा, ये सब करके अपनी बहू को डराती है। क्यों बहू, सुबह से सब कुछ अजीब लग रहा है, नहीं? मैंने सिर्फ ये सोचा कि तुम में संस्कार नहीं है, पर तुम तो खूनी निकली। आज से अगर इस व्यवहार को नहीं बदलोगी तो इससे ज्यादा पछताओगी, याद रखना। ये कह के वहाँ से गायब हो जाती है। बहू भागवती की बातें सुनकर डर जाती है और उसको ना मरने का शुक्रिया अदा करके वहाँ से उठ जाती है। सास के बारे में अपनी पति से कह के उनका अंतिम संस्कार करवाती है। तब से अपने पति का अच्छा ख्याल रखते हुए बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी बिताती है। एक लंबे समय पहले रायपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के सरहदों में एक भूत और उसकी बेटी रहते थे। वो भूत उसकी बेटी का नाम लया रख के उसकी बहुत प्यार से देखभाल करती थी। जब भी उस भूत को भूख लगता था वो गांव में जाकर सबको डराकर उसे जो पसंद था वो खा के अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद खाना ले जाती थी। एक दिन उसकी माँ के साथ लया भी खाना लाने गांव जाती है। गांव वाले सारे हवा में उड़ते हुए भूतों को देख घबरा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन लया की माँ उसका हाथ पकड़ के जो भी उसे खाने के लिए चाहिए वो सब लेके वहाँ से उसे ले जाती है। उन दोनों को देख गांव वालों का डर जाना लया को बहुत दुखी कर देता है। मुझे आज माँ से पूछना होगा कि गांव वाले हमें देख क्यों डर रहे हैं। ऐसे सोचकर उसके माँ के पास जाती है। माँ, क्यों गांव वाले हमें देख के डर रहे हैं? क्योंकि हम भूत है लया। वो इस बात से डरते हैं कि हम उन्हें कुछ कर ना दे। अगर ये हमसे डरे तो ही हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन हम उनको कुछ करे बिना ही क्यों डर रहे हैं? ऐसे सोच में पड़ जाती है। लया, तुम कुछ मत सोचो और ध्यान से यहाँ रहो, मैं बाहर जाके आती हूँ। ऐसे कह के उसकी माँ बाहर जाती है।
क्यों मेरी माँ अकेले बाहर जा रही है? मैं उनका पीछा करूंगी, तभी मुझे समझ में आएगा। ऐसे फैसला करके लया उसकी माँ का पीछा करती है। लया की माँ गांव में जाकर 3 लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ अजीब आवाजें बनाती है। काम कर रहे लोग वो सुनते ही काम रोक के तुरंत वहां से चले जाते हैं। हा हा हा, इनका डर देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। ऐसे कह के वहां से घर जाते हुए एक घर में बज्जी को तैयार करते हुए देखती है। मेरी बेटी को बज्जी बहुत पसंद है, ऐसे सोच के उस घर में घुस जाती है। हा हा हा, ऐसे जोर से हंसती है। ये सुन के वहां के सारे लोग भाग जाते हैं। सबके जाने के बाद वो भूत वहां से बज्जी लेती है। ये सब लया उसके माँ से छुप के देख लेती है और उसके माँ के आने से पहले ही घर पहुंच जाती है। लया के पहुंचने के थोड़े ही देर बाद उसकी माँ भी पहुंचती है। लया, लया, कहाँ हो बेटी? मैं तुम्हारे मनपसंद चीज लाई हूँ। माँ, अपने सबको डरा के इस बज्जी को लाया ना। मुझे इस तरह से लाए हुए बज्जी नहीं चाहिए। ये कह के लया वहां से चली जाती है। तब से वो उसकी माँ से बात करना ही छोड़ देती है। एक दिन उसकी बेटी को बहुत भूख लगने के कारण वो भूत गांव में जाकर खाना ढूंढने लगती है। इतने में उस भूत को एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जब चारों ओर देखती है तो उसे एक छोटी बच्ची अकेले रोते हुए नजर आती है। उस बच्ची के रोने पर भी आसपास के लोग उसके पास ही नहीं आते हैं। ये वो भूत सह नहीं पाती है। मेरी बेटी हमेशा अकेले ही रहती है। अगर मैं इस बच्ची को मेरे बेटी के पास लेके जाऊंगी तो वो खुश होगी, और जब मुझे जोर की भूख लगेगी तो मैं इसे खा भी सकती हूँ। हाँ, ये फैसला करके वो भूत उस बच्चे के पास जाकर उसे उठाती है। उसे उठाते ही वो रोना बंद कर देती है, और ये देख वो भूत खुशी से उसको अपनी बेटी लया के पास ले जाती है। बच्ची को देखते ही लया अपनी माँ के ऊपर का गुस्सा भूलकर बहुत खुश होती है। माँ, ये बच्ची बहुत सुंदर है। क्या ये हमारे ही पास रहेगी? हाँ बेटी, ये हमारे ही पास रहेगी। तब से अपनी बेटी के साथ उस बच्ची को भी लता का नाम देके उसके लिए खाना लाते हुए उसका देखभाल करती है वो भूत। कुछ दिन बाद लया की माँ को बहुत भूख लगती है। मुझे बहुत भूख लग रही है और अब मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। ऐसे सोचती ही है कि वो सोते हुए उस बच्चे को देखती है। हाँ, ये बच्ची तो है ही, अब के लिए मैं इसे खा जाऊंगी। ऐसे सोचकर भूत उस बच्चे को उठाकर खाने की कोशिश करती है। जब लया उसे देखती है, माँ, आप उस बच्चे को खाने की सोच रही हो? उस सुंदर सी बच्चे को खाने का मन कैसे आ रहा है आपको? अब से उस गांव वालों को भी डराना बंद करना होगा आपको, और इस बच्चे को भी कुछ मत कीजिए। ये कहते हुए रो देती है। तुम मत रो बेटी, मैं उस बच्चे को कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें जो नहीं पसंद वो मैं कभी नहीं करूंगी, ठीक है? ये बच्ची हमारी तरह भूत नहीं है। कुछ भी करके इस बच्ची को सुरक्षित रखना होगा। माँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मेरे लिए कुछ भी करेंगे ना? हाँ, करूंगी। क्या करना होगा मुझे? माँ, क्योंकि ये बच्ची भूत नहीं है, आप जैसे मेरा देखभाल कर रही हैं, वैसे ही आपको इस बच्ची का देखभाल करने किसी को ढूंढना होगा। ठीक है, तुम्हारी खुशी ही चाहिए मुझको। जो तुमने कहा मैं वो करूंगी। ऐसे कह के बच्चे को लेकर गांव में जाती है। तब उसे
एक घर में पति पत्नी बच्चे ना होने के कारण दुखी दिखाई देते हैं। अगर मैं उनको ये बच्ची दूंगी तो वो खुश भी रहेंगे और इस बच्ची का अच्छा ख्याल भी रखेंगे, पर अगर वो मुझे देखेंगे तो बच्चे को लेने से डर जाएंगे। हाँ, इसीलिए उनको दिखे बिना मुझे इस बच्चे को उन तक पहुंचाना होगा। ऐसे सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये सही है। एक तरकीब निकाल के उस बच्ची को वो भूत उनके घर के दरवाजे पर छोड़ देती है और दूर से देखते रहती है। कुछ देर बाद भूख के कारण वो बच्ची रोना शुरू करती है। बच्ची की आवाज सुनते ही उस घर के लोग बाहर आते हैं। दरवाजे पे बच्ची को देख बहुत खुश होते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। ये सब उसकी माँ के साथ दूर से लाया भी देख के खुश होती है। तब से उसकी माँ गांव वालों को डराना बंद कर देती है। लाया उसकी माँ में बदलाव देख बहुत खुश होती है और तब से वो दोनों खुशी से जीवन बिताते हैं।